हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए साइंस का 40 वीवीआई गेसिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। और इस बार का मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सभी प्रश्न इसी में से पूछा जाएगा। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखना और साथ ही इन सभी प्रश्नों को याद भी कर लेना, क्योंकि इस बार के परीक्षा में यह क्वेश्चन तो अवश्य पूछा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग एक एक लाइक कर दो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुल होने वाला है। आप सभी लोग एक एक लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो दोस्तों आप सभी इसका आंसर याद रखना, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक यानी कि माइनस में होती है। ठीक है, और अगला दोस्तों क्वेश्चन 2 नंबर की दर्पण की फोकस दूरी एफ, दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। तो इसका हम लोग सही उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर बी, एफ बराबर r/2। इस पर संबंधित दोस्तों आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल यानी कि 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है वहाँ पर। ठीक है, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है इस फार्मूला पर आधारित प्रश्न। ठीक है, पूछ देगा कि किसी दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। ऐसा भी पूछ सकता है कि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। ऐसे प्रश्न आपका न्यूमेरिकल में पूछा जाता है इस फार्मूला से। ठीक है, आप लोग इस फार्मूला को याद रखना, एफ बराबर r/2 होता है। ठीक है, याद रखना। अगला दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलेगा 3 नंबर दोस्तों यहाँ पर प्रश्न ध्यान से देखिएगा कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक है, किसी मनुष्य का जो सबसे न्यूनतम दूरी होता है वो क्या होता है। तो आप सभी को पहले से मालूम होगा 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 25 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, अगर दीर्घ दृष्टि दोष पूछे तो आप लोग बता देना अनंत। ठीक है, अगर यहाँ पर न्यूनतम दिया, अगर यहाँ पर दूर बोले तो आप लोग अनंत बताना, लेकिन यहाँ पर न्यूनतम पूछा जा रहा है तो न्यूनतम 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, आप लोगों को याद होगा पहले से। ठीक है, और चौथा नंबर प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। सबसे कम झुकता है तो इसका हम लोग सही उत्तर देते हैं ऑप्शन नंबर सी को, लाल। लाल रंग सबसे कम झुकता है। ठीक है, आप सभी याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव यानी कि मानव नेत्र में जिस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। आभासी, उल्टा, उल्टा आभासी कैसा होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी याद रखना, उल्टा और सीधा होता है। मानव नेत्र में जिस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है उसकी छवि जो होती है वास्तविक और सीधा होती है। क्या होती है, वास्तविक और सीधा होती है। आप सभी याद रखना। और छठा नंबर प्रश्न दोस्तों कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है तो हम लोग इसका दोस्तों सही उत्तर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर बी को देंगे। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, आप सभी याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनता है। ठीक है, आप सभी याद रखना। और अगला प्रश्न है दोस्तों 8 नंबर यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक करने यानी कि दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। किस लेंस का उपयोग हम लोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग करते हैं, दूर करने के लिए उपयोग करते हैं। तो हम लोग इसका सही उत्तर क्या देंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए तो सी में अवतल लेंस दिया है तो हम लोग अवतल लेंस पर टिक लगाएं, क्योंकि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, आप सभी याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों 9 नंबर देखिए तो दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो हम लोग इसका सही उत्तर क्या देंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए देंगे, गैल्वेनोमीटर हो जाएगा जो विद्युत धारा को दर्शाता है। ठीक है, और 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका सही उत्तर क्या हम दोस्तों देंगे, ऑप्शन नंबर डी को देंगे, क्योंकि मैक्सवेल ने ही दाएं हाथ के अंगूठे को मतलब कि दायां हाथ के जो अंगूठा का नियम है उनको उन्हीं ने इस नियम को दिया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब दोस्तों अगला प्रश्न आपको देखना है 11 नंबर। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों,
11 नंबर यहाँ पर दोस्तों प्रश्न है कि विभवांतर का SI मात्रक होता है। विभवांतर का SI मात्रक होता है तो विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। दोस्तों यहाँ पर एक और क्वेश्चन याद रखना, विभव और विभवांतर दोनों का SI मात्रक वोल्ट ही होता है। ठीक है, आप सभी याद रखना। और 12 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, यहाँ पर 12 नंबर भी प्रश्न देखिए दोस्तों यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। काफ़ी मतलब कि अच्छे क्वेश्चन है और समझने वाली भी क्वेश्चन है कि किस किस संयोजन से प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो आप सभी याद रखना, श्रेणी क्रम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होता है, R बराबर होता है, ऐसे होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि बढ़ते चला जाता है। और समांतर क्रम में 1/R1 होता है, 1/R1 प्लस 1/R2, इसका मतलब ये घटता चला जाएगा। ठीक है, आप सब याद रखना है इस क्वेश्चन को। और यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वास्तविक और काल्पनिक दोनों होती है। वास्तविक और काल्पनिक दोनों होती है। ठीक है। और 14 नंबर प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो आप सभी याद रखना 3.6 यानी कि 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। और 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो हम लोग इसका सही उत्तर क्या देंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी को देंगे, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है। और कोयला अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है। और 16 नंबर प्रश्न है कि कौन सा लेंस अवसारी लेंस भी कहा जाता है, यानी कि किस लेंस को हम लोग अवसारी लेंस भी कह सकते हैं, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सब याद रखना, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन है। अवतल लेंस को हम लोग अवसारी लेंस कहते हैं। और एक और पूछता है कि अभिसारी किस लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी कहते हैं और अपसारी अवतल लेंस को कहते हैं। आप सभी याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों 17 नंबर है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, तो हम लोग इसका सही उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर डी को, क्योंकि नीला, हरा और लाल तीनों है आपका प्राथमिक वर्ण। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब दोस्तों अगला प्रश्न 18 नंबर आपको देखना है। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो हम लोग इसका सही उत्तर देते हैं ऑप्शन नंबर डी को, आइरिस। आइरिस जो होता है वो नेत्र का रंगीन भाग होता है। ठीक है। और 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि एक HP बराबर होता है, 1 HP बराबर होता है तो 746 वाट के बराबर होता है। 1 HP 746 वाट के बराबर होता है। अब यहाँ पर आप लोग पूछोगे कि HP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हर्स पावर, H का मतलब हुआ हर्स और P का मतलब हुआ पावर। एक हर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। ठीक है, आप सभी याद रखना। और यहाँ पर दोस्तों 20 नंबर प्रश्न है कि विशालक शीशा होता है, विशालक शीशा होता है तो विशालक शीशा उत्तल लेंस का होता है। किस लेंस का होता है, तो उत्तल लेंस का होता है विशालक शीशा। आप सभी याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 21 नंबर मिलेगा। 21 नंबर प्रश्न है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है, तो गतिशील कण है, तो हम लोग इसका सही उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर डी को, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और एम्पियर घंटा मात्रक होता है, 22 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एम्पियर घंटा मात्रक होता है किसका होता है, तो हम लोग इसका सही उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर बी, आवेश। आवेश का सही मात्रक एम्पियर घंटा होता है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा 23 नंबर दोस्तों यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, तो जूल पर सेकेंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल पर सेकेंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और 24 नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा का मात्रक है, तो विद्युत धारा का मात्रक सभी को याद होगा एम्पियर होता है। विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अब आपको अगला प्रश्न 25 नंबर देखना है। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 25 नंबर प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और अगला प्रश्न आपको मिलेगा 26 नंबर कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो हम लोग इसका सही उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर सी को, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा 27 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कली चूना पर जब जल डाला जाता है, कली चूना पर जब हम लोग जल डालते हैं तब अभिक्रिया होती है, तो हम लोग इसका सही
सही उत्तर देते हैं ऑप्शन नंबर ए को, ऊष्माक्षेपी। उस टाइम वो जो अभिक्रिया होती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 28 नंबर दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। दोस्तों यहाँ पर कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन में मतलब कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आप सभी याद रखना, जब सबसे अधिक अभिक्रियाशील गए तो आप लोग कॉपर यानी कि Cu पर टिक लगाना, और जब केवल आपको मिले यहाँ पर अभी ना दे केवल क्रियाशील मिले तो आप लोग वहाँ पर सोडियम पर टिक लगाना है, ठीक है। जब सबसे अधिक अभिक्रियाशील मिले अभिक्रियाशील तो आप लोग कॉपर पे यानी कि Cu पर टिक लगाना, और सिर्फ आपको क्रियाशील मिले अगर पूछा कि निम्नलिखित में कौन क्रियाशील धातु है तो आप लोग सोडियम पर टिक लगा देना, ठीक है। क्योंकि वैसे क्वेश्चन बताए थे तो कितने स्टूडेंट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर Cu बताए थे हमें, ठीक है, आप सभी याद रखना। और दोस्तों जो 29 नंबर प्रश्न है उसका आंसर आप लोगों को बताना है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र है। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा। आपको दो में से किसी एक का ही आंसर चूज करके बताना है, या फिर ए होगा इसका आंसर या फिर डी होगा, यानी कि इन दोनों में से कौन आंसर होगा उसका आंसर आप लोग फटाफट हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 30 नंबर कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा। कोई विलयन है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान हम कितना लेते हैं। तो हम लोग दोस्तों इसका सिंपल में आंसर जानेंगे कि जब कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो संभवतः उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, यानी कि क्षारीय होगा। जब क्षारीय होगा तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो 7 से अधिक 10 भी है और 11 भी है, तो हम लोग दोनों आंसर टिक लगाएंगे, ए और बी दोनों पर हम लोग टिक लगा देंगे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों 31 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो हम लोग इसका सही उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर सी देंगे, 3 होते हैं, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 32 देखना है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। आप सभी को तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र याद ही होगा, C6H12O6। इसका तो आंसर फटाक से आप सभी टिक लगा सकते हो क्योंकि यह हल्का क्वेश्चन है, ठीक है। और 33 नंबर प्रश्न है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, तो हम लोग इसका सही उत्तर देते हैं ऑप्शन नंबर ए को, साबुन। साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाता है, ठीक है। और अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 34 नंबर की सिंगल CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। सिंगल CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, तो इसका तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड हम लोग कहते हैं CHO को, ठीक है, आप सभी याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है। तो हम लोग इसका सही उत्तर क्या देते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा देते हैं, घटती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घटती है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन मिलेगा 36 नंबर। यहाँ पर दोस्तों 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए। अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाना है, ठीक है। यहाँ पर दे दिया है अधातु, अब आपको इसको बढ़ते क्रम में सजाना है, तो हम लोग इसका सही उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आपको अगला प्रश्न 37 नंबर देखना है कि सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन एक क्या होता है, उपधातु होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 38 देखना है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, तो हम लोग इसका सही उत्तर देते हैं ऑप्शन नंबर सी, सोडियम को, जिसकी परमाणु संख्या 11 होती है। और एक बार के बोर्ड परीक्षा में यह क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो आप लोग बता दिए होंगे 11 होती है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों 39 नंबर की टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, तो उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन
के तेल में हम लोग डुबो कर रखते हैं, तो वो हो जाएगा सोडियम। आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सोडियम को किरोसिन के तेल में डुबो कर क्यों रखा जाता है। यह क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, आप सभी लोग याद कर लेना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताए भी हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक कर देना, और सभी लोग एक एक कमेंट करना। जो मैं क्वेश्चन बताया था उसका आंसर सभी लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, और ऐसे ही और सारे साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हो तो आप लोग हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। ठीक है।